हम्म, इस वीडियो में अपने प्लाज्मा झिल्ली के आर पार पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है उसके बारे में अपने डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे कि अपन सब जानते हैं, द कंटेंट ऑफ सेल आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम मस्ट बी मीडिएटेड बाय द दिस स्ट्रक्चर। तो अपने सब जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर पदार्थ घूमते रहते हैं। जो आवश्यक पदार्थ हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर चले जाते हैं, और जो अनावश्यक पदार्थ हैं जैसे CO2 है, यूरिया है, ये लगातार कोशिका से बाहर निकलते रहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कंट्रोल होता है इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो in a sense, the plasma membrane has dual responsibility. On one hand, it must retain the dissolved material of the cell so that they do not simply leak out into the environment। तो पहला दो काम करने होते हैं। एक तो जो यूजफुल मटेरियल हैं वो कहीं बाहर ना निकल जाए प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, और इन अदर हैंड इट मस्ट अलाउ नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट द सेल। और दूसरा, जो नेसेसरी मटेरियल है उनको अंदर लेना है, जो अननेसेसरी या नुकसानदायक जो चीज़ें हैं, हार्मफुल जो चीज़ें हैं, वो कोशिका के साइटोप्लाज्म से बाहर निकालनी होती है। द लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आइडियली सुटेड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ चार्ज एंड पोलर सोल्यूट ऑफ द सेल्स। तो ये जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो यूजफुल चीज़ें हैं, ये लिपिड लेयर्स के द्वारा रोकी जाती हैं। यानी उनके ऊपर अगर आवेश लगा दिए, सामान्यतः जो आवेशित सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के आर पार नहीं गमन कर सकते। तो जो ही यूजफुल जो कोई पदार्थ कोशिका के अंदर आया है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश किया, उसको चार्ज कर देते हैं, जिससे प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड लेयर उनको बाहर जाने से रोक देती है। बट सम प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर द इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स and efflux of waste product that might otherwise be blocked by the relatively impermeable lipid layer। तो कई सारी मैकेनिज्म होती हैं जो कि इनफ्लक्स और ईफ्लक्स दोनों को कंट्रोल करती हैं, बाहर निकलने को और अंदर निकलने को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए selectively permeable barrier that is it is not equally permeable to all type of solutes। सबके लिए समान रूप से परमेबल नहीं होती। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर की तरह काम करती है। पहले सिलेक्शन करती है मॉलिक्यूल्स का, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, और फिर उसके प्रति परमेबिलिटी पारगम्यता है वो दर्शाती है। मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तीन प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को अपन फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन, या अपन कह सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पहले जो दो प्रकार के दिए गए हैं, पैसिव डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, ये हमेशा फिजिक्स के नियमों के अनुसार होंगे। जहाँ सांद्रता ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स वहाँ से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे पैसिवली, बिना किसी ऊर्जा के उपयोग के। और थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर हमेशा मॉलिक्यूल्स है वो अधिक सांद्रता कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ही जाएंगे। सामान्य फिजिक्स के अनुसार मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जबकि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ऐसा देखा गया है कि जहाँ सांद्रता ज़्यादा है उसी दिशा डायरेक्शन के अंदर इन सॉल्यूट्स का मूवमेंट होता है कम सांद्रता से। तो इस क्रिया के लिए लगातार ये अपने आप में क्या है, अपहिल मूवमेंट है, एनर्जी खर्च होती है। पानी को अगर अपन ऊंचाई पे चढ़ाएं तो ऊर्जा खर्च होती है। इसी प्रकार जो सॉल्यूट्स हैं अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ले जाएं तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। तो जो नॉन मीडिएटेड है, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा झिल्ली के जो लिपिड लेयर है उस लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरे के अंदर ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स इनकी सांद्रता इनको ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करती है। इस प्रोटीन के द्वारा दूसरी तरफ, जैसे अपन ने देखा है अगर अंधे आदमी को हाथ पकड़ के सड़क पार करवाया जाए तो इसी प्रकार सॉल्यूट्स इन प्रोटीन्स के द्वारा दूसरी तरफ पहुंचा दिए जाते हैं। और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लगातार जो कुछ एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कि लगातार
अपनी जो स्ट्रक्चर बदल के सॉल्यूट्स को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ बढ़ाती रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन के लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए प्लाज्मा जेली के अंदर। पहला तो द सब्सटेंस मस्ट बी प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड द मेम्ब्रेन मस्ट बी परमिएबल टू द सब्सटेंस, यानी अधिक सांद्रता चाहिए दूसरी तरफ, और दूसरा प्लाज्मा झिल्ली उसके प्रति परमिएबल भी हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और मॉलिक्यूल छोटे आकार का है तो लिपिड लेयर के बीच में से आ जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो पार्टीशन कोफिशिएंट है, वो ज़्यादा होना चाहिए। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड कंपेयर टू वाटर। तो भाई अपने को पता है प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की बनी हुई है, तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं वो प्लाज्मा झिल्ली में से ज़्यादा आसानी से ट्रांसपोर्ट होंगे, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। तो अपन किसी भी पदार्थ का पार्टीशन कोफिशिएंट निकालने के लिए उसकी सोल्यूबिलिटी है वो वसा के अंदर देख लेंगे और दूसरा पानी के अंदर देख लेंगे। तो दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो के आधार पे इनका पार्टीशन कोफिशिएंट है वो निकलता है, और जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आसानी से आर पार जा सकते हैं, जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट कम होगा वो अपेक्षाकृत धीमी गति से जाएंगे। यानी जो पदार्थ लिपिड के अंदर या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सोल्यूबल हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसानी से होगा, यानी जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से आर पार जाएंगे, और जो लिपिड के अंदर कम सोल्यूबल हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन अपेक्षाकृत धीमा होगा। अपन ने ये भी देखा कि प्लाज्मा झिल्ली अपने आप में एक सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल पानी का जो ट्रांसपोर्टर ओस्मोसिस कहते हैं अपने, प्लाज्मा झिल्ली के आर पार अगर पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको अपन ओस्मोसिस कहते हैं। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ओस्मोसिस के द्वारा होता है, और ओस्मोसिस के लिए कंडीशन है कि ओस्मोसिस अपन पहले इनकी वो देख लेते हैं अपन सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन के आधार पर मीडियम को अपन तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हाइपरटोनिक मीडियम, अगर कोशिका के अंदर सॉल्यूट्स कम हैं और बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो उस मीडियम को अपन क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। अगर अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और बाहर सॉल्यूट्स कम हैं तो उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर दोनों कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर अगर सॉल्यूट्स की मात्रा बराबर है तो उसको अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो कोशिका के अंदर अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो कोशिका के अंदर कहने का मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट्स की मात्रा कम है, तो कोशिका से बाहर पानी जाएगा। अगर कोशिका के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कंडीशन है तो कोशिका के अंदर पानी आएगा। तो जब कोशिका को पानी अवशोषित करना होता है तो अंदर सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ा देंगे जिससे पानी लगातार कोशिका के अंदर जाएगा। अगर कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा आ गया तो उसके अंदर क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन पैदा कर दी जाती है जिससे पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसके कई सारे उपयोग हैं। जैसे अपने आहार नाल के अंदर ले, अपने पाचन तंत्र को ले तो लगभग 5 लीटर जूस है भोजन में लगातार मिलता रहता है, पर लास्ट में क्या होगा, जब बड़ी आंत की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन पैदा कर दी जाती है जिससे जो पानी है वो अवशोषित कर लिया जाता है। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मोस्टली डिफ्यूजन के द्वारा होगा, और डिफ्यूजन है वो अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पौधों को अगर देखें तो जो टारगर प्रेशर है उसके द्वारा जो वुडी प्लांट नहीं होते, जो पत्तियां वगैरह सीधी रहती हैं, तो ये मोस्टली ओस्मोसिस के कारण ही कंट्रोल होती हैं। तो जितना अंदर सॉलिड्स की मात्रा कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी पानी का अब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, और जितनी सॉलिड्स की मात्रा कम होगी पानी का अवशोषण उतना ही उसका सेक्रेशन होगा। दूसरा है सेल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन,
या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसको अपन कहते हैं। तो ग्लूकोज अमीनो एसिड्स बड़े कण हैं, वो मोस्टली सेल मेडिएटेड होते हैं, प्रोटीन मेडिएटेड होते हैं, जिसको अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए अपने प्लाज्मा झिल्ली के अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, उन प्रोटीन्स के साथ जुड़कर और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अलग अलग सॉल्यूट्स के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स चैनल बना के इन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर देती हैं। तीसरा है अपने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो ये अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।